Welcome to my channel Easy Physics by JMD। बच्चों आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यानी कि बर्नौली की प्रमेय पढ़ेंगे। यह क्या होती है? देखिए बच्चों, लिक्विड या गैस यानी कि जिसको हम एक शब्द में कहते हैं फ्लूइड यानी कि जो बह सकता है। फ्लूइड क्या होते हैं? लिक्विड या फिर गैस। लिक्विड या फिर गैस जब ये बहते हैं तो बहने के समय इनकी जो एनर्जीज होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जीज होती हैं उनका जो टोटल सम होता है वो कांस्टेंट होता है। यही बर्नौलीज थ्योरम है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। बर्नौली की सिद्धांत या बर्नौली की प्रमेय के आधार पर यदि कोई द्रव होगा, क्या होगा? द्रव होगा, और वह कैसा हो बच्चों? अश्यान हो। कैसा हो? अश्यान। और असंपीड्य हो। संपीड्य इन इंग्लिश नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। जिसको एक शब्द में मिला दे तो ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव या आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड, आइडियल गैस कह सकते हैं। ठीक है, आदर्श द्रव या तरल कहते हैं। लिक्विड और गैस दोनों मिलकर के फ्लूइड कहलाएंगे क्योंकि बोथ आर कैपेबल टू फ्लो। तो जब कोई द्रव या गैस या एक शब्द में बोले तो तरल जो कि आदर्श हो यानी कि अश्यान असंपीड्य हो, वह धारा रेखी प्रवाह में चले। कैसे चले बच्चों? धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो तो जो द्रव बह रहा है उसके रास्ते में, मार्ग में, प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन में आपको जो मेन बातें जैसे मैं अपने नोट्स में हाईलाइट करती हूँ कलर से कि इफ इट एनी फ्लूइड which is ideal, that means non-viscous and incompressible, it is flowing in a streamline flow, then the total energy per unit volume टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रति एकांक आयतन में जो उसकी संपूर्ण ऊर्जा होगी, क्या चीज़? संपूर्ण ऊर्जा होगी द्रव की, वह नियत रहेगी। और द्रव में वैसे बच्चों हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा समतुल्य होते हैं। आगे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से ये चीज़ देखेंगे। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ठीक है, अब जितना हम कार्य करते हैं उतनी ही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अभी तक आप पढ़ रहे थे, या जितनी ऊर्जा होती है उतना ही आदमी काम कर पाता है, उतना ही आदमी कार्य कर सकता है, या उतना ही कोई ऑब्जेक्ट, वही सिस्टम कार्य कर सकता है। तो अगर द्रव या फ्लूइड की बात करें, वो उसमें प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर के कारण अगर द्रव V1 या V2 या V दूरी या V वेलोसिटी से कुछ दूरी तय कर लेता है तो बल गुणे विस्थापन यदि हम करें तो बल क्या हो जाएगा? P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। तो बल क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया। और विस्थापन यानी कि दूरी मान लेते हैं L हो गई। और एक सेकेंड में बात करेंगे तो V इज इक्वल टू होता है L अपॉन 1 सेकेंड। दैट मीन्स L मतलब डिस्टेंस और लेंथ विल इक्वल टू वेलोसिटी। तो PAV ये बना प्रेशर के कारण ऊर्जा। प्रेशर के कारण जो द्रव विस्थापित हो रहा है, चल रहा है, बह रहा है, कुछ दूर बह के गया, माना L दूर बह के गया। एक सेकेंड में अगर L दूर बह रहा है तो हमारे पास ये L V के बराबर हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि दाब के कारण जो द्रव है वो बह रहा है, चल रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है, कुछ कार्य हो रहा है उस पर या उसके द्वारा, तो यह दाब ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? दाब ऊर्जा। अगर हम प्रति एकांक आयतन की बात करें तो PAV अपॉन प्रति एकांक आयतन मतलब A अपॉन V, ये कैंसिल हो गया। प्रति एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है वो उस द्रव पर जो दाब है उसके ही बराबर होती है। और आप गतिज ऊर्जा तो जानते ही हैं बच्चों, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा भी जानते हैं, mgh। तो इस तरह से आपके पास 3 ऊर्जाएं हो गई। दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में,
और अगर आप स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में निकालेंगे, v से भाग देंगे तो m/v रो बन जाएगा। तो रो GH हमारी प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो गई और हाफ रो v² प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है बच्चों, वैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² प्रति एकांक आयतन। जैसे ही आप कर देंगे तो m/v हमारा रो बन जाएगा। तो हाफ रो v², यह प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है, यह प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है, यह प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है और यह प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा है। तो 3 टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर इन अ फ्लोइंग लिक्विड, विच इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and potential energy, and all these energy, sum of all these energy will be constant. This is the Bernoulli's theorem. तो पहले बच्चों में स्टेटमेंट देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम की कि जब कोई असंपीड्य आसान्य, मैंने अंडरलाइन कर दिया है या कलर कर दिया है जिससे आप मेन वर्ड याद रखें कि द्रव कैसा हो, असंपीड्य हो, अशान्य हो, जिसे हम आइडियल या आदर्श फ्लूइड कहते हैं, और वो कैसे बह रहा हो, धारा रेखी प्रवाह में। तो उसके प्रति एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होगी, और ऊर्जा कौन कौन सी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनका योग क्या होगा, नियत होगा या एक नियतांक होगा। ऐसे ही मैंने इंग्लिश में भी अंडरलाइन कर दिया है और ये नोट्स दे दिए हैं। मैंने आपको अभी लिख करके समझाया है कि P दाब ऊर्जा होती है और प्रति एकांक आयतन में हाफ रो v² गतिज ऊर्जा होती है और रो GH स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, और इनका सम क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम जो होती है ये ऊर्जाएं हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा हैं, यानी कि ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये 11th के लिए इवन और भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये रिजल्ट ज़रूर पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि बर्नौलीज थ्योरम किस पर बेस्ड होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ही एक रूप होता है या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर बेस्ड होता है। तो ये हमारे कथन का हमने आपको नोट्स दिखाया है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है, क्योंकि बच्चों बर्नौली थ्योरम ज़्यादातर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगी, और यदि आप, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, इसके प्रूविंग बड़ी है, यदि आप पूरा नहीं भी लिख सकते हो, नहीं याद कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपको ये कथन, ये फॉर्मूला और ये रिजल्ट, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो फॉर ऑल टाइम अपने पूरे जीवन पर्यंत के लिए याद ही कर लेना चाहिए। अब हम आगे समझते हैं कैसे हम इसकी प्रूविंग करेंगे। चलिए बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक नली, ट्यूब ऑफ फ्लो जिसे हम बोलते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो कंसीडर कर ली है। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये एरिया और ये एरिया कुछ अंतर है। ये हमारा एरिया है A1 और ये एरिया है A2। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं A1 जो है वो A2 से बड़ा है। अब हम देखें ये थोड़ा सा, बच्चों अब हम इसकी हाइट देख लेते हैं, अर्थ सरफेस से या हॉरिजेंटल से, क्षैतिज से। तो आप देख पा रहे होंगे ये हाइट है H1 और ये हाइट है H2। अब आप पूरा डायग्राम अगर एक साथ दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे H1 बड़ा है और H2 क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे H1 हमारा क्या है, बड़ा है, और H2 क्या है, छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से एंट्री कर रहा है लिक्विड, ये एक्स सिरा है, ये वाई सिरा है, यहाँ से लिक्विड फ्लूइड, ये द्रव जो भी हम मान रहे हैं वो एंट्री कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। ये इसकी एक्सिस हमने कंसीडर कर ली। ठीक है बच्चों, ये एंट्री कर रहा है और एग्जिट कर रहा है। प्रेशर इधर भी लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P1 और यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P2, लेकिन अल्टीमेटली परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि यहाँ से द्रव जा रहा है और यहाँ निकल पा रहा है, मतलब P1 बड़ा होगा और P2 क्या होगा, छोटा होगा। P2 बड़ा होता तो पानी ऊपर को जाता, लेकिन P1 बड़ा है, P2 छोटा है, तो P1 डोमिनेट कर रहा है और पानी नीचे की ओर गिर रहा है। अगर बाय एनी मशीनरी यूज़ हम कुछ भी यूज़ करके P2 बढ़ा देते तो पानी नीचे से कहाँ जाता, ऊपर जाता, तो P2 बड़ा हो जाता, P1 छोटा हो जाता। फिलहाल यहाँ पर नेचुरल केसेस में P1 बड़ा है और P2 छोटा है, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं P1 हमारा बड़ा है और P2 क्या है, छोटा है। अब एक चीज़ हम लिखने वाले हैं, मान लो कि यहाँ पर पानी एग्जिट कर रहा है जिसका वेग कितना है V2,
और यहाँ पर पानी एंट्री कर रहा है और यहाँ पर वेग कितना है, v1 है। एंट्री करते हुए, प्रवेश करते हुए द्रव का वेग v1 है और एग्जिट करते हुए वेग कितना है, v2 है। बच्चों अगर आप घर में कभी रबर या ट्यूब से पानी डालते होगे गमलों में, पौधों में, या छत पर धुलाई करते होगे कहीं पर, अगर आप इसके मुंह पर अंगूठा लगा देते हो तो आप इसका एरिया कम कर देते हो। और आप ये चीज़ महसूस करोगे कि जैसे ही हम रबड़ के मुंह पर अपना हाथ लगा देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, पानी बहुत तेज़ से निकलता है। ठीक, तो इसका मतलब है जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर वेग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ एरिया ज़्यादा रहता है वहाँ पर वेग क्या रहता है, कम रहता है। ये हम अपने अनुभव से जानते हैं। बच्चों फिजिक्स में इसको हम अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। इसकी भी प्रूविंग की जाती है, बट फिलहाल इस वीडियो में हम अविरतता का सिद्धांत आपको डायरेक्ट बताएंगे कि A1V1 इज इक्वल टू होता है A2V2। मतलब अगर A2 कम होगा तो V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये कम होगा तो V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि A1 बड़ा है, A2 क्या है, छोटा है, तो V2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं इनमें A1 बड़ा A2 से, H1 बड़ा H2 से, P1 बड़ा P2 से, लेकिन देखने वाली बात है कि V2 बड़ा होगा V1 से। अभी सब 1 वाली चीज़ें बड़ी थी, अब V2 सेकेंड पार्ट में सारी चीज़ें छोटी थी, लेकिन वेग क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्स एंड। जो एक्स सिरा है वहाँ पर वेग कम है और वाई सिरे पर जो वेग है वो ज़्यादा है। चलिए बच्चों इस चीज़ का अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं नोट्स में। तो बच्चों XY एक ट्यूब ऑफ फ्लो है, यानी कि एक नली है जिसमें द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर भी वेग जो है द्रव का वो V1 है, यहाँ पर V2 है, ये हाइट H1 है। इस नली का ये सिरा H1 ऊंचाई पर है ज़मीन से, पृथ्वी से या हॉरिजॉन्टल से, और ये सिरा H2 ऊंचाई पर है। यहाँ पर हमने आपको समझा दिया, H1 बड़ा है H2 से, डायग्राम में दिख रहा है। P1 बड़ा है P2 से, क्योंकि P1 डोमिनेट कर रहा है तभी पानी नीचे गिर रहा है। अगर P2 बड़ा होता तो पानी ऊपर की ओर फ्लो करता। A1 बड़ा है A2 से, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और V2 बड़ा होगा V1 से, ऐसा मैंने आपको समझाया। हम अविरतता का सिद्धांत बोलते हैं, और इसे आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे रबड़ के मुंह पर अपना हाथ अंगूठा लगाकर या रबड़ को दबाकर। जब भी आप पौधों में पानी डालते हैं या कहीं घर की रबड़ से धुलाई करते हैं तब आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे। चलिए अब मैथमेटिक्स देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि पूरी ऊर्जा द्रव की जो है प्रत्येकांक आयतन की यह हर जगह बराबर होगी या नियत होगी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हमने यहाँ पर कंसिडरेशन लिखा है कि हमने जो ट्यूब अभी आपको दिखाई, डायग्राम दिखाया, उसमें हमने एक XY नली मानी है जिसमें द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या और करके मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो देखिए इसमें पहले हमने एक एक चीज़ मानी है कि माना XY सिरे का जो परिक्षेय क्षेत्रफल वो A1 A2 है, जहाँ A1 बड़ा है A2 से। XY सिरे पर दाब P1 P2 है, जहाँ P1 बड़ा है P2 से। XY सिरे पर क्षैतिज तल से ऊंचाई H1 H2 है, जहाँ H1 बड़ा है H2 से। X और Y सिरे पर द्रव का वेग V1 V2 है, जहाँ V2 बड़ा है V1 से। ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरतता के सिद्धांत से हमने जाना है V2 बड़ा है V1 से। इसको आप कम शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, माना X पर परिक्षेय क्षेत्रफल, दाब, वेग, क्षैतिज तल से ऊंचाई क्रमशः। दाब है परिक्षेय क्षेत्रफल A1, दाब P1, वेग V1, क्षैतिज ऊंचाई H1 है। और Y सिरे पर परिक्षेय क्षेत्रफल, दाब, वेग तथा क्षैतिज ऊंचाइयां क्रमशः। क्रमशः मतलब पहले क्षेत्रफल है तो पहले क्षेत्रफल लिख दिया A2, फिर दाब है तो दाब लिख दिया P2, फिर वेग है तो वेग लिख दिया V2, और क्षैतिज ऊंचाई है तो बाद में लिख दिया क्षैतिज ऊंचाई H2। जहाँ पर हमने फिर रिजल्ट दिखा दिया परिणाम कि A1 बड़ा A2 से, H1 बड़ा H2 से, P1 बड़ा P2 से और V2 बड़ा V1 से। आप इसको कम शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं और आसान शब्दों में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। तो आप दोनों नहीं लिखेंगे और लगा हुआ है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो या तो ये लिखिए या तो ये आप लिखिए। और ये वाली लाइनें कि XY ट्यूब ऑफ फ्लो है ये आप सबको लिखनी होगी। इन नोट्स में आप कोई भी लाइनें आप जो आपको ईजी समझ में आ रही हो, शॉर्ट पढ़ रही हो, वो आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये नली थी,
ये नली थी हमारे पास, यहाँ पर प्रेशर P1 लग रहा था, प्रेशर धक्का मार रहा था, धक्का लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो द्रव बह रहा है इसमें, ठीक है। अब प्रेशर अगर धक्का मार रहा है तो द्रव चल रहा है, बह रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है, यानी कि प्रेशर के कारण से एक बल होगा जो क्या होता है, बल बराबर होता है P इंटू ए। इस बल के कारण विस्थापन होगा, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया, मान लेते हैं x हो गया। अब बच्चों अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो v बराबर होता है x अपॉन टी, और 1 सेकंड की बात करेंगे तो x अपॉन 1, तो 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा x, यानी कि 1 सेकंड में बात करें तो x हमारा v के बराबर होगा, तो विस्थापन या दूरी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम प्रेशर के कारण जो धक्का लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसके कारण जो लिक्विड चल रहा है, बह रहा है या गति कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो जो कार्य होगा प्रेशर के द्वारा वो क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी, यहाँ पर ले लें मैग्नीट्यूड में, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ए। अब यहाँ पर हम इस सिरे की बात कर रहे हैं, x सिरे की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा P1 A1, और x सिरे पर वेग कितना माना है, V1, तो यहाँ पर ये वेग कितना हो जाएगा, V1। विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, वेग के बराबर, और वो कितना है, V1 है। तो यहाँ पर जो बल कार्य हुआ वो कार्य कितना आ जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल हमारा हो गया है P1 इंटू A1, ये हो गया P1 इंटू A1, और विस्थापन हमारा कितना हो गया है, V1, तो ये हो गया V1। तो x सिरे पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है उस पर किया गया कार्य कितना है, P1 A1 इंटू V1। इसी तरह y सिरे पर जो द्रव निकल रहा होगा वो इस प्रेशर के कारण जो धक्का लग रहा है इसके विरुद्ध, इस धक्के को झेल कर इस धक्के के विरुद्ध वो बाहर निकल रहा है। तो इस प्रेशर के कारण जो दाब बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करके वो बाहर निकल रहा है, तो द्रव ने इस बल के विरुद्ध जो कार्य किया है, इस प्रेशर P2 के कारण जो बल लग रहा है F2A2, इसका विरोध करके जो कार्य किया है वह कार्य क्या हो जाएगा, P2A2 इंटू V2। तो अब हम नोट्स में इस चीज़ को देख लेंगे कि x सिरे पर 1 सेकंड में जो द्रव प्रवेश कर रहा है उस पर किया गया कार्य P1 A1 इंटू V1 हो गया, और y सिरे पर जो द्रव निकल रहा है वो इस बल पर के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है वो P2 A2 और V2 हो गया। और नेट कार्य क्या हो गया बच्चों, हम देख रहे हैं कि x सिरे से द्रव प्रवेश कर रहा है और y सिरे पर निकल पा रहा है, मतलब इधर का कार्य बड़ा है, इधर का दाब बड़ा है, तभी वो निकल पा रहा है। अगर ये बड़ा होता तो ये उसको रोक देता, बट रोक नहीं पा रहा है, इसका मतलब इधर का कार्य क्या है, छोटा है, कम है, इधर का दाब क्या है, कम है, छोटा है। यानी कि जो नेट कार्य होगा वो पहला वाला जो x सिरे पर कार्य वो ज़्यादा है, तभी द्रव बाहर निकल रहा है। P2 y सिरे पर जो दाब है, जो बल है, जो कार्य है वो कम होगा। अगर वो ज़्यादा होता तो द्रव को बहने से रोक देता, पर कम है इसलिए द्रव आगे बह पा रहा है, इसलिए हम P1 A1 V1 में से P2 A2 V2 को घटा देंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अविरतता का सिद्धांत कई बार बता दिया, A1 V1 बराबर A2 V2, तो हम लोग A1 V1 और A2 V2 की जगह भी A1 V1 लिख करके कॉमन ले लेंगे। और बच्चों हम जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ये जो A1 V1 है क्षेत्रफल गुणे दूरी, दूरी यहाँ पर जो है विस्थापन वो चाल के बराबर हो रही है 1 सेकंड की वजह से, तो यहाँ पर ये जो A1 V1 है ये वॉल्यूम बनेगा और इसकी जगह आ जाएगा m अपॉन रो, तो ये नेट किया गया कार्य हो गया है। अब चलिए गतिज ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। हम ये ट्यूब ऑफ फ्लो देखेंगे और यहाँ पर ये एरिया कम है, ये एरिया ज़्यादा है। एरिया कम होगा, पता है A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv², ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बच्चों y सिरे और x सिरे में y सिरे पर वेग ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब है a सिरे पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी, वो कम थी, हाफ mv1² क्या थी, कम थी, और हाफ mv2² क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कैसे निकालेंगे, ज़्यादा वाले में से कम को घटा दो,
वृद्धि निकल आएगी। वाली गतिज ऊर्जा से छोटी गतिज ऊर्जा को घटा देंगे तो नेट वृद्धि आ जाएगी। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। हाफ और एम को कॉमन ले लो तो ये हो गया वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने देखा था जब डायग्राम बनाया था, चलिए डायग्राम आपको बनाया दिखा देती हूँ। H1 हमारा ज़्यादा है और H2 हमारा कम है। हाइट ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस द्रव की होगी mgH1 वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है और गतिज ऊर्जा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी निकाल लेते हैं। तो पहले x सिरे पर जो स्थितिज ऊर्जा थी वो mgH1 थी, y सिरे पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgH2 है। पहले स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा थी, बाद में क्या हो गई, कम हो गई। तो कितनी कमी हो गई, mgH1 माइनस mgH2। यह स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो गई। ठीक है बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा में कमी हो गई। कुछ ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी और स्थितिज ऊर्जा कम हो गई, लेकिन नेट जो हमारे पास ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो रही है। तो जो नेट वृद्धि होगी ऊर्जा में, नेट वृद्धि जो आएगी वो किसके बराबर होगी, नेट कार्य के बराबर होगी। जो प्रेशर के कारण द्रव पर कार्य हो रहा है उसके कारण से द्रव की ऊर्जा में वृद्धि होगी और ये जो नेट वृद्धि है वह किए गए कार्य के बराबर होगी। नेट वृद्धि कैसे निकालोगे, ये काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि है उसमें से स्थितिज ऊर्जा में जो कमी है उसको हम घटा देंगे। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि है इसमें से हम पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी है इसको घटा देंगे तो नेट इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी निकल आ जाएगा विच विल इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर। तो बच्चों हम लोग अब देख लेते हैं एक्स सिरे पर जो द्रव प्रवेश कर रहा था उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। वाई सिरे पर जो द्रव निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ एम वी टू स्क्वायर। हमें पता है कि V2 बड़ा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा ये सेकेंड वाली ज़्यादा होगी तो हम, और ये कम होगी। तो टोटल जो इंक्रीमेंट है गतिज ऊर्जा में या काइनेटिक एनर्जी में वो हम निकाल लेंगे तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर आ जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा हम एक्स सिरे पर देखेंगे mgH1 है, वाई सिरे पर mgH2 है। हमें पता है H1 ज़्यादा है, बड़ा है, डायग्राम में हमने देखा है, इसलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये ज़्यादा होगी ये कम होगी। तो बाद में स्थितिज ऊर्जा घट जा रही है तो कितनी कमी हो जा रही है, mgH1 माइनस mgH2 कर देंगे तो mgH1 माइनस H2 आ गया। तो एक एनर्जी बढ़ रही है और एक एनर्जी घट रही है तो टोटल एनर्जी में वृद्धि हो रही है और वो कितनी हो रही है, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस mgH1 माइनस H2। टोटल एनर्जी में वृद्धि हो रही है और वो नेट वृद्धि इसकी इतनी हुई। ये किसके कारण है, कार्य के कारण। जो दाब लगाकर द्रव को विस्थापित किया जा रहा है उस कार्य के बराबर ही द्रव में ऊर्जा आ पा रही है और वह ऊर्जा के कारण बह पा रहा है। तो अब ये नेट जो कार्य हुआ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने फाइंड किया था कि ये जो नेट कार्य है वो P1 माइनस P2 इंटू एम अपॉन रो था। ये एक सेकेंड में ही हम द्रव को कंसीडर कर रहे हैं बहते हुए। तो यहाँ पर जो नेट कार्य हुआ है वो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो बच्चों आप यहाँ से नोट्स देख पा रहे हैं, नेट कार P1 माइनस P2 एम अपॉन रो बराबर हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वी स्क्वायर। ये वृद्धि है ऊर्जा में और ये कमी ऊर्जा में, वृद्धि में से कमी घटा दो तो बस जो बचेगा दैट विल बी इंक्रीमेंट इन एनर्जी। और ये अब यहाँ पर देखो बच्चों, रो का क्या किया हमने, उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो रो मल्टीप्लाई हो गया और m को हमने कॉमन लेके काट दिया। या हम ये कह सकते हैं पूरे समीकरण में रो का गुणा कर दो, यहाँ गुणा करोगे तो रो कट जाएगा और यहाँ गुणा करोगे तो गुणा हो जाएगा। पूरे में m से भाग दे दो तो यहाँ पर m से भाग दोगे कट गया, यहाँ m से भाग दोगे कट गया, यहाँ m से भाग दोगे कट गया। आप किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हैं, चाहे हम इसको गुणा करें, इसको भाग करें या पूरे में m का भाग और रो का गुणा कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में हमने P1 को इधर रखा और हाफ रो वी वन स्क्वायर देखो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और रो जी एच वन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर P2 देखो, यहाँ माइनस में बराबर की उस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। हाफ रो वी टू स्क्वायर यहाँ प्लस में है और
रो जी माइनस H2 लिखा है, ये माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रो जी H2 हो गया। अगर पहले जो कुछ लिखा था बाद में भी वो सारी चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब है ना वो बढ़ रही हैं ना घट रही हैं, ओवरऑल वो क्या है, नियत है, नियतांक है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। तो दीज आर द एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of any ideal fluid flowing in streamlined flow will constant। अब यहाँ पर हम P अपॉन रो जी को दाब शीर्ष कहते हैं, इसको वेग शीर्ष कहते हैं और इसके गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं, और सब की विमा L के बराबर होती है, यानी कि दीज ऑल आर इन लेंथ की यूनिट और विमा के बराबर होती है, और इनका नाम हम दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखेंगे कि अगर नली क्षैतिज हो जाए, यानी कि जो इतनी देर से हमने डायग्राम देखा था, यहाँ पर H1 और H2 बड़े छोटे थे, अगर ये इक्वल हो जाए, कैसे हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, तो H1 H2 अगर जैसे इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर रो जी एच हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका मतलब है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, ये कट चुका है। तो ये हमारा हॉरिजेंटल या क्षैतिज ट्यूब ऑफ फ्लो के लिए है, जिसमें धारा रेखी प्रवाह में कोई आदर्श द्रव या फ्लूइड बह रहा है। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा आपको बताकर छोड़ जाते हैं, इस इक्वेशन के कारण जो हमने जो अभी प्रूफ किया, इसी के कारण बच्चे जब ट्रेन के पास होते हैं और ट्रेन गुजरती है क्रॉसिंग पर, तो लोग मना करते हैं कि पास में बच जाना, क्योंकि वहाँ पर ये बर्नौलीज थ्योरम लगती है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि वहाँ पर क्या होता है, क्यों चलती हुई या क्रॉसिंग पर आती हुई ट्रेन के नज़दीक जाने से रोका जाता है।